नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के साथ बदसलूकी की घटना के बाद किया गया है। अखिलेश यादव के अलावा उनकी पार्टी के 20 समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार सुरक्षा कर्मियों के साथ हुज्जत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद भी जब वो आगे बढ़ता है तो बाद में उसके साथ बदसलूकी की जाती है। गौतम अडानी इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति बन गए हैं। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में गौतम अडानी की संपत्ति में 16.2 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार से उनकी संपत्ति बढ़ी है, उन्होंने इस साल कमाई के मामले में टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं इस दौरान मुकेश अंबानी की कमाई में 8.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो अडानी की कमाई से आधी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब अडानी की संपत्ति 50 अरब डॉलर पर पहुंच गई है, जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 83.1 अरब डॉलर और एशिया के सबसे अमीर रह चुके जैक मा की कुल संपत्ति 50.7 अरब डॉलर से कुछ ही पीछे है। मोदी सरकार पर शुरुआत से ही उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाते रहे राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने अडानी की संपत्ति में रिकॉर्ड वृद्धि वाली खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि आपकी संपत्ति 2020 में कितनी बढ़ी? 0। आप जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उसने 12 लाख करोड़ कमाकर अपनी संपत्ति 50% बढ़ा ली है। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? बंगाल की किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमको बंगाल इसलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार 22 जनवरी के बाद हमको मिली ही नहीं। हम इंतजार करते रहे मगर सरकार दिल्ली में है ही नहीं। वो सब यहाँ हैं तो हम भी यहीं आ गए। टिकैत ने कहा, ये लुटेरों की सरकार है। अगर पार्टी की सरकार होती तो बातचीत करती। जब पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने किसानों से बात की। इस दौरान टिकैत ने भी जनता से अपील की कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन बीजेपी को नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता वोट मांगने आए तो किसानों की मांगों के बारे में जरूर पूछे। टिकैत ने कहा कि आंदोलन में 300 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, पर इस सरकार ने 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहान के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उग्रहा ने कहा है कि तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेना पीएम मोदी के हाथ में नहीं है। वो उद्योगपति मुकेश अंबानी और अडानी के दबाव में हैं। द वायर की खबर के अनुसार उग्रहान ने कहा कि वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे हैं। इस बात का खुलासा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र और यूनियनों के बीच 15 जनवरी को हुई आखिरी बैठक के दौरान किया था। जालंधर में मजदूर किसान एकता महारैली में किसान नेता ने कहा कि तोमर ने उनको ये भूल से बता दिया, उनकी नीति में यह हमको बताना नहीं था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के मामले में राज्य के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी। हालांकि चुनाव आयोग इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और उसने और अधिक जानकारी देने को कहा है। आयोग ने इस रिपोर्ट को सतही बताया और कहा कि इसमें बहुत अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। कहा गया है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट से यह साफ नहीं है कि किस चीज से कार के दरवाजे को धक्का लगा और इससे ममता बनर्जी के पांव में चोट लगी। रिपोर्ट से यह भी साफ नहीं है कि क्या कुछ लोगों ने जानबूझकर कार का दरवाजा बंद किया जिससे ममता बनर्जी को चोट लगी। बता दें, ममता के चोट लगने से बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी ने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान तेज होते ही जांच एजेंसियों ने टीएमसी के बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों को समन भेजना शुरू कर दिया है। सीबीआई और ईडी ने ममता सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को समन किया है। चैटर्जी और मित्रा दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। टीएमसी नेता मानस भूंइया को आई कोर कंपनी के मामले में सीबीआई की ओर से चिट्ठी भेजी गई है। इसके अलावा सीबीआई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर, उनके पति अंकुश अरोड़ा और ससुर पवन अरोड़ा को करोड़ों रुपए के कोयला चोरी के मामले में समन भेजा। कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी सीबीआई ने कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा था और उनसे पूछताछ भी की थी। बीजेपी के बड़े नेता रहे और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा लंबे वक्त से पार्टी में किनारे लगे हुए थे। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी में ही हैं और झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद भी हैं।
जयंत मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खासे आलोचक रहे हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रहा है। सिन्हा ने बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर कहा, यह फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं, लेकिन आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। तमिलनाडु की सत्ता में बैठी एआईएडीएमके का मुकाबला कर रही डीएमके ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों की बौछार कर दी है। इसमें सबसे बड़ा वादा स्थानीय लोगों को राज्य के उद्योगों में 75% रोजगार देने के लिए कानून बनाने का है। हाल ही में हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी ऐसा ही कानून बना दिया है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होना है और 2 मई को नतीजे आएंगे। देश भर में जिस तरह से हिंदुओं को लुभाने की राजनीति चल रही है, उसका असर डीएमके के घोषणा पत्र में भी दिखा है। डीएमके ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर उसकी सरकार राज्य के बड़े हिंदू मंदिरों में जाने वाले 1 लाख श्रद्धालुओं में प्रत्येक को 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। इसके अलावा हिंदू मंदिरों की मरम्मत और उनके सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। असम विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने कहा है कि एआईयूडीएफ हमारे सहयोगियों में से एक है और हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अगर हमने किसी सांप्रदायिक ताकत के साथ गठबंधन किया होता तो वो हमारे साथ नहीं आते। उन्होंने कहा कि अगर एआईयूडीएफ भविष्य में किसी तरह का सांप्रदायिक रुख अख्तियार करती है तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे और इसलिए हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बता दें, बीजेपी लगातार एआईयूडीएफ पर हमलावर है और सांप्रदायिक पार्टी बताकर निशाने पर लेती रही है। मनसुख हिरेन केस में सवालों के घेरे में आए मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड सचिन वाजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनसुख की पत्नी द्वारा सचिन वाजे पर लगाए गए हत्या के आरोप के बाद सचिन ने गिरफ्तारी से बचने के ठाणे की सेशन कोर्ट में शुक्रवार को अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने वाजे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को भी हाजिर रहने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जांच एजेंसी चाहे तो सचिन वाजे को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। मनसुख हिरेन केस में शनिवार सुबह मुंबई पुलिस महकमे में उस समय खलबली मच गई जब इस मामले में जांच अफसर रहे सचिन वाजे ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने साथी अफसरों द्वारा उन्हें इस केस में फंसाए जाने का आरोप लगाया। सचिन वाजे ने स्टेटस में यह भी लिखा कि अब दुनिया से विदा लेने का समय नजदीक आ रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस के आला अफसरों ने सचिन वाजे से संपर्क कर उनसे कहा कि वे किसी भी तरह का गलत कदम न उठाएं। तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में चल रही जांच को लेकर एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाई है। फरवरी 2020 में भी हाई कोर्ट ने ऐसे ही शब्दों में फटकारा था, लेकिन 1 साल में अदालत को जांच प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं दिखा और उसने फिर से कड़े शब्दों में जांच अधिकारियों को डांटा है। अदालत ने कहा है कि हम जांच एजेंसियों पर शक नहीं कर रहे, लेकिन जांच सही दिशा में चल रही है ये दिखाई भी देना चाहिए। यदि कोई अधिकारी इस जांच में देरी की कोशिश कर रहा होगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अदालत ने कहा कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुए 8 साल हो गए, जबकि गोविंद पानसरे की हत्या को 6 साल। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग की है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मंत्री रामसूरत राय का शराब माफियों के साथ कनेक्शन है, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जिस स्कूल में शराब बरामद हुई थी उससे संबंधित आज कुछ कागजात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए और दावा किया कि मंत्री रामसूरत राय की शराब के अवैध कारोबार में भूमिका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रामसूरत राय का झूठ सामने आ गया है। उन्होंने कहा था कि जिस स्कूल से शराब बरामद की गई थी वो स्कूल उनके भाई हंसलाल राय के नाम पर नहीं है, लेकिन बिजली का बिल उनके नाम से ही आता है। तेजस्वी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को कॉल करके स्कूल में शराब होने की जानकारी दी थी, पुलिस ने मंत्री के भाई को बचाने के लिए उसे ही जेल में डाल दिया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भोपाल और इंदौर में रविवार या सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। कोरोना वायरस को लेकर राज्य स्तर की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाला एक और फैसला श्रीलंका सरकार लेने वाली है।
श्रीलंका सरकार में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरत वीरसेकेरा ने कहा है कि श्रीलंका सरकार बुर्का पर प्रतिबंध लगाएगी और 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों को बंद किया जाएगा। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के लिए उन्होंने इससे संबंधित एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जल्दी ये फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पहले के समय में लड़कियां कभी बुर्का नहीं पहनती थीं। ये धार्मिक अतिवाद का संकेत है जो हाल में आया है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।